आंखें जो रोशनी के अंधेरों से भर गए, आंखें जो रोशनी के अंधेरों से भर गए, अब क्या बताएं हम कि वो उठकर किधर गए। वाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिस्तान के प्रोग्राम रूबरू रज़ा सिद्दीकी में मैं हूं रज़ा सिद्दीकी और मेरे रूबरू हैं मारूफ शायर, सीनियर शायर नजीब अहमद। नजीब अहमद के अब तक 4 मजमूए कलाम मंजर आम पर आ चुके हैं और हालिया मजमूए कलाम गुरेज़ा शाया हुआ है, जो अभी हाल ही में शाया हुआ है, कुछ अर्सा पहले। तो हम नजीब अहमद साहब से गुजारिश करेंगे कि कुछ अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल की, कहाँ जरिया माश के लिए मुलाजमत करते रहे। तो जनाब नजीब अहमद साहब। तो रज़ा साहब, मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं आपको अपने बारे में कुछ बता सकूं। मैं अमृतसर में पैदा हुआ था 8 अगस्त को और 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया था। तो मैंने गुलामी के सिर्फ 6 दिन देखे हुए और यहाँ पर मैं लाहौर में मेरे बुजुर्ग जो आए थे, उन्होंने निस्बत रूप पर रिहाइश इख्तियार की थी और मैंने सेंट्रल मॉडल स्कूल से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। फिर मैं दयाल सिंह कॉलेज में चला गया और वहाँ से बीए किया और फिर बाबरा ऑडिट में मैं बतौर ऑडिटर भर्ती हो गया और ये गालिबन 15 दिसंबर 1966 को मैं भर्ती हुआ था और 5 अप्रैल 2005 में मैंने रिटायरमेंट ले ली थी, कुछ 1-1.5 साल पहले। तो ये तो शायरी जो है, जहाँ तक शायरी का ताल्लुक है। अच्छा, ये बताइए नजीब साहब कि आप बंदे हैं फिनांस के, जी, लेकिन आए आप शायरी की तरफ, तो ये जरा बताइए कि आप शायरी की तरफ कैसे आए। वो ये भी बड़ा अजीब है एक मामला। जब मैं छोटा था तो उस वक्त सिवाय रेडियो के और कोई ऐसी चीज नहीं थी तफरीह के लिए, और वहां पर भी लोग गाने वगैरह सुना करते थे। तो मैं भी गाने सुना करता था और गाते गाते मैं मिसरों में लफ्ज तब्दील कर दिया करता था और ये मैं कोई जानबूझ के नहीं करता था, ये खुद ब खुद वो रिदम था जो आपके अंदर मौजूद था और आप उसके तहत उसको फिक्रों को तब्दील किया करते थे। और जब खुद ब खुद हो जाते थे तो मैं एक अपना कॉलेज में हमारे प्रोफेसर साहब थे, अल्लाह उन्हें वली की रहमत करे, सरवर साहब, वो उर्दू के प्रोफेसर थे। तो मैंने टूटे फूटे शेर अपने तौर पे कहने शुरू कर दिए थे। तो मैं शरारतन उनसे कहा करता था अपना शेर पढ़ के कि गालिब पे इस शेर का मतलब क्या है। तो वो कहा करते थे थोड़ी देर बाद कि मैंने तो गालिब पे ये शेर नहीं पढ़ा। मैंने कहा चलिए आप अपना मुताला दुरुस्त करें, ये मैं उनसे कहा करता था। तो वो
फिर जब उन्होंने देखा कि मैं रोजाना नहीं तो एक दो दिन बाद कोई दो चार शेर उनको सुना देता हूँ, तो वो समझ गए कि मैं शेर खुद कहता हूँ। तो फिर ध्यान सिंह कॉलेज में एक मुशायरा हुआ जिसमें उन्होंने मुझे गजल लिखने के लिए कहा। तो मैं बहुत घबरा गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मैं तो मजाक में बस वो मिसरे मिसरे घर दिया करता था। जब उन्होंने कहा कि नहीं तुमने ये गजल तुमने पढ़नी है और लिखनी है, तो फिर मैंने उनका हुक्म मानते हुए पहली गजल लिखी और मैंने उस मुशायरे में हिस्सा लिया और मैं उस मुशायरे में मुझे दूसरा इनाम मिला था। ये मेरी शुरुआत है। और उसके बाद जब मैं मुलाजमत में चला गया तो वहाँ पर जो एक साहब थे जमील साहब, जो मेरे कुलीग थे, उनका फिरोज संस वालों के साथ कोई रास्ता था या वास्ता था। तो एक दिन वो मुझे कहने लगे कि आज शाम को तुम फिरोज संस आ जाना, वहाँ पर एक मुशायरा है, तो तुम भी कोई चीज़ पढ़ देना। मैंने कहा जी मैं कोई चीज़ भी तो नहीं सुनाऊंगा, अलबत्ता मैं वहाँ पे आऊँगा जरूर शेर सुनने के लिए। तो मैं चला गया। तो वहाँ पर फिर मेरी मुलाकात खालिद अहमद, गौरव शियारपुरी, रूही कुंजाही और कुछ दो चार शेर सैयद जुल्फी साहब से हुई थी। और जब मैं शेर लिखकर शेर पर सुन रहा था तो पता नहीं किसने मेरा नाम जो है वो पुकार दिया, तो मुझे घर जाना पड़ा। मैंने जाके गजल सुनाई। गजल जो थी उसके दो मिसरे बेवजन थे। अच्छा। तो जब हम मुशायरा पढ़ के बाहर आए तो खालिद अहमद को के बारे में जो आप जानते ही हैं कि वो नए लिखने वालों को लिए बड़ी मोहब्बत से पेश आता था और उनकी हौसला अफजाई किया करता था। तो खालिद अहमद ने वो मेरे बारे में मेरे साथ मेरी गजल के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था कि रूही गुंजाई साहब तशरीफ ले आए। तो खालिद ने पूछा कि ये लड़का कैसा शायर है। तो मैंने कहा इसने क्या शायरी करनी है, इसके तो दो शेर जो थे वो बेवजन थे। तो पहले तो खालिद ने कहा कि आप अपना दुरुस्त करें अपने आप को, इसके दो मिसरे बेवजन थे और बाकी इसने 10 शेरों की गजल पढ़ी है और 16-18 मिसरे जो आपके कान के करीब से शायरी करके गुजरे, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो कहने का मकसद है कि ये मेरी खालिद अहमद से पहली मुलाकात थी जो वहाँ पे हुई। और फिर खालिद अहमद से मेरा कोई नहीं रब्ता नहीं हुआ कुछ 6-7 महीने। हालांकि हम एक ही मोहल्ले में एक ही गली में रहते थे और एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे। नहीं खालिद में वागड़ा में थे। जी। मैं वागड़ा ऑडिट में था। अच्छा। हमारे ठीक। तो वो जनाब वो फिर 6-7 महीने बाद खालिद अहमद साहब तशरीफ ला रहे थे इमरोज के दफ्तर से और मैं इमरोज के दफ्तर की तरफ जा रहा था अपनी गजल देने के लिए। तो इमरोज में गजल छपती थी तो 10 रुपए मुआवजा मिला। उस वक्त इमरोज वाहिद वो अखबार था जो मुआवजा देता था। मेरा ख्याल अजीज असली उस वक्त अदबी एडिशन के इंचार्ज भी थे। ये मुझे याद नहीं। हाँ जी, वो मेरा ख्याल खालिद अहमद उस वक्त वहाँ पे होते थे और उनका मुस्तकिल एक छपता था लम्हा। नहीं लम्हा तो बहुत बाद में एक उनका छपता था उसमें कॉलम जो है, क्योंकि उस जमाने में मेरा भी एक कॉलम जो है उसमें छपता था। उस जमाने में तराजुम किया करते थे। सही। और बहुत ही खूबसूरत साइंस के हवाले से जो मज़ामीन छपा करते थे यहाँ पर, उसके तर्जमे किया करते थे और बहुत उम्दा तर्जमे करते थे। तो मेरी वो फिर हम दोनों एक दोस्त दोनों एक होटल में बैठ गए, एक दूसरे को शेर वेर सुनाए। तो वो उस दिन से लेके खालिद अहमद के मरने के एक पहले तक मेरी उसकी हमारी रोज मुलाकात होती रही है। तो
अच्छा, एक नजीब साहब, एक तासुर है कि नजीब अहमद खालिद अहमद से बड़ा शायर था। नजीब अहमद जैसे बरगद के नीचे, खालिद अहमद जैसे बरगद के नीचे वो पनप नहीं सका। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये खालिद अहमद, इसमें कोई शुबा नहीं। खालिद अहमद बहुत ही अच्छा शायर था, बल्कि वो जिंदा रहेगा अपने, मैं समझता हूँ कि अपनी शायरी के हवाले से और ख़ास तौर पर अपनी नातिया शायरी के हवाले से वो बंदा जिंदा रहेगा। अब जहाँ तक ये है कि मैं बस कोई बचा के थोड़ा सा उसकी छांव से निकल के धूप में बैठ के शेर कह दिया करता था, तो आपने उनकी उसकी छांव से बच के जो शेर कहे वो ज्यादा तवाना थे। ये मैं नहीं कह सकता। बहरहाल वो नहीं, मैं तो एक जो तासुर मैंने मुख्तलिफ लोगों से जो सुना और देखा, मेरे लिए आप भी उतने ही मोहतरम हैं जितना, बल्कि मेरा ताल्लुक खालिद अहमद से आपसे ज्यादा रहा है जो है। लेकिन मैं तो एक तासुर था जो मैंने आपको इसलिए कि इस तरह की बातें जो है ना वो क्लैरिफाई हो जानी चाहिए, ताकि जो मुस्तकबिल में इस तरह की बातें उभरती हैं वो ना उभरे। बहरहाल मैं खालिद अहमद को बहुत अच्छा शायर मानता हूँ। वो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर शायर मैं समझता हूँ उसे। लोग समझते हैं। अच्छा, नजीब साहब, आपने जिक्र किया गौहर होशियारपुरी से। गौहर होशियारपुरी का ताल्लुक साहिवाल में रहे हैं, वो साहिवाल में हमारा उनके साथ बड़ा करीबी ताल्लुक रहा। और आपने जिक्र किया कि इब्तदाई लोगों में जो जिनके साथ आप मिलते जुलते थे रहे हैं, तो उसमें खालिद अहमद और गौहर होशियारपुरी शामिल थे। तो जरा कुछ उनके बारे में भी बताइए। गौहर साहब जी बहुत ही धीमे मिजाज के, बहुत ही मीठे, बहुत ही मिलनसार इंसान थे और हर किसी के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आया करते थे। और शायरी उनका भी ओढ़ना बिछोड़ना था। वो हर वक्त मिसरा सोचते रहते थे, हर सोचते रहते थे वो। और फिर रोज रात को हम इकट्ठे बैठते थे, गौहर साहब, मैं, खालिद, ये तीन तो हम जरूर होते थे। फिर कभी रोहित साहब आ जाते थे, कभी सैयद जुल्फी साहब, अदीम हाशमी भी आया करते थे। तो गौहर साहब जो है वो शेर सुनाते थे और कभी उनमें ऐसी मैंने कोई नहीं देखी जिसमें वो अपनी खुद को बड़ा शायर। अच्छा, गौहर होशियारपुरी की मुझे जो एक खसूसियत नजर आती है ना, वो तो ये थी कि छोटी बहर के अंदर वो इतना कम्पैक्ट शेर कहते थे कि बहुत कम ऐसा जो है वो लिखने वाले मौजूद हैं। आप जो कह रहे हैं उनका एक छोटी बहर का शेर के अब वो भी वो बहुत अच्छा शेर कहते थे वो। इस वक्त मुझे उनका अभी शेर याद आया था, अब ये हालत हो गई है इनकी। नहीं, वो तो देखें, उम्र रफ्ता के साथ साथ गुजरती जाती है उम्र, तो जाहिर है कि याददाश्त पे फर्क पड़ता जाता है। जी। अच्छा, कुछ अपनी और खालिद अहमद के हवाले से कुछ और याददाश्तें जो हैं वो जरा हम बताइए, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उन तक आपकी दोस्ती और खालिद अहमद के साथ जो है उस पर ज्यादा बेहतर रोशनी पड़ सके। कुछ फनून के दफ्तर में होने वाली मुलाकातें, कुछ खालिद अहमद की फनून में मौजूदगी, कुछ वहां से निकलने के बाद ब्याज की इजरा, और फिर ये बहुत सारी चीजें हैं जो खालिद अहमद की शख्सियत में मौजूद हैं, जो कासमी साहब से अलहदगी के बाद भी जो है उनके अकीदतमंदी उनकी मौजूद रही। बहुत सारी वजूहात होंगी जो वो उन्होंने वहां से निकलने के बाद ब्याज शुरू किया। तो जरा थोड़ी सी इस पे जरा गुफ्तगू अगर आप कर सकें तो। गुजारिश ये है कि जब हम बस कलम पकड़ना सीखा, लिखना तो खैर बहुत बात की बात थी, तो कलम जब हमने पकड़ा तो हमारी खुशकिस्मती ये है,
मैं जो अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मुझे खालिद अहमद नदीम कासमी साहब के पास ले गए। वो अहमद नदीम कासमी साहब जो थे वो खालिद अहमद के अजीज भी थे, उसके सरपरस्त भी थे और उसकी रहनुमाई भी फरमाया करते थे। तो वो मुझे नदीम साहब के पास ले गए। तो नदीम साहब ने मुझे भी खालिद अहमद की तरह अपने करीब रखा और जब हम पहला उनके पास जब हम बैठे तो उन्होंने एक हमें बात बताई। कहने लगे कि शेर तो हम कहते थे और उनको दिखा भी दिया करते थे और वो मेहरबानी करके मुंह में छाप देते थे। तो कहने लगे कि दो बातें ध्यान में बिठा लो कि एक तो ख्याल जो है उसको ज़िबा नहीं होने देना, मिसरा चाहे ज़िबा हो जाए, ज़िबा हो जाए। तो दूसरा ये कि मुशायरे की दाद पर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और अगर दाद ना मिले तो मायूसी की भी ऐसी कोई बात नहीं। सही। तो ये दो बातें उन्होंने हमें शुरू में बता दी थी। सही। तो हमको मुशायरों में दाद मिलती थी या नहीं मिलती थी इसकी कभी परवाह नहीं की थी। और फिर दूसरी बात ये है कि फनून के दफ्तर में बहुत ही जय्यद किस्म के जो थे लिखने वाले और वो आया करते थे और उनसे मुलाकात रहती थी उनसे, और वो बहुत सा इल्म जो है वो हमने उनकी गुफ्तगू से हासिल किया। किताबें तो मैंने किताबें कम पढ़ी हैं लेकिन उनकी गुफ्तगू के हवाले से मैं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने वो खामोशी से मैं बैठा रहता था, वो बात किया करते थे जब शेर की, तो शेर के हवाले से मिसरे को कैसा होना चाहिए, मिसरे में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। शेर और शेरियत की जो कुछ भी वो है सब कुछ उन्होंने ही आपको सिखाया। जब मैं उनकी गुफ्तगू सुनता रहता था, उन्होंने मुझे बाकायदा कोई मेरा हाथ पकड़ के या लिखना नहीं सिखाया, लेकिन मैं उनकी गुफ्तगू से जो अखज़ करते मैंने किया उसी तरह मैंने शेर लिखने शुरू कर दिए जिस तरह वो गुफ्तगू फरमाया करते थे। और ये मैं समझता हूँ कि मुझे अगर थोड़ी बहुत कुछ शायरी में हासिल है, जो भी आप कह दें शुद्ध बुद्ध, तो वो उसी गुफ्तगू का नतीजा है जो मैं फनून के दफ्तर में नदीम साहब के अलावा अली अब्बास जलालपुरी, अब्दुल सैयद जाफरी और मोहम्मद काज़म, सैयद मोहम्मद काज़म साहब जो आपके वापडा में इंजीनियर थे, जी वो और बहुत से लोग थे जो जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर वहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर भी आया करते थे, नदीम साहब के पास बैठते थे, गाने वाले भी आते थे, हर किस्म के लोग नदीम साहब से फैज़ हासिल किया करते थे। और नदीम साहब जो थे वो खुले बाजू सबको सबसे मिलते थे और सबके लिए उनके दिल में बहुत इज्जत हुआ करती थी। वो सबको इज्जत देते थे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। वो हर एक आदमी को मैं समझता हूँ कि ऊपर जाने में उन्होंने बहुत अच्छा और बहुत उम्दा किरदार अदा किया। अच्छा नजीब साहब, यहाँ हम जो है ना इस गुफ्तगू में थोड़ी ब्रेक लेते हैं। अब आप हमें थोड़ा कलाम अता कीजिए, फिर हम आगे गुफ्तगू करते हैं। एक गजल में पेश करता हूँ। आंखें जो रोशनी के अंधेरों से भर गए, आंखें जो रोशनी के अंधेरों से भर गए, अब क्या बताएं हम कि वो उठकर किधर गए। अब क्या बताएं हम कि वो उठकर किधर गए। और महताब में भी आखिर शब घर की राह ली, महताब ने भी आखिर शब घर की राह ली, हम बेघरी को साथ लिए दर बदर गए। वाह वाह वाह।
हम बेघरी को साथ किए दर बदर गए, देखा किसी ने या नहीं देखा खबर नहीं, देखा किसी ने या नहीं देखा खबर नहीं, हम सर झुकाए उसकी गली से गुजर गए, हम सर झुकाए उसकी गली से गुजर गए, यकदम किसी ने रेल की जंजीर खींच दी, यकदम किसी ने रेल की जंजीर खींच दी, गाड़ी रुकी थी दश्त में हम भी उतर गए, गाड़ी रुकी थी दश्त में हम भी उतर गए, और जिनकी रवानियों से थी सरसब्ज ये जमीन, जिनकी रवानियों से थी सरसब्ज ये जमीन, कोई बता ना पाया वो दरिया किधर गए, कोई बता ना पाया वो दरिया किधर गए, और कोई बता ना पाया वो दरिया किधर गए, और तारीखियों की ओट में साजिश ये क्या हुई, तारीखियों की ओट में साजिश ये क्या हुई, और फूटते ही शहर में नौहे बिखर गए, और फूटते ही शहर में नौहे बिखर गए, और नजदीक आ कि रूह भी पहचान ले नजीब, नजदीक आ कि रूह भी पहचान ले नजीब, दिल में बसे हुए तुझे बरसों गुजर गए, दिल में बसे हुए तुझे बरसों गुजर गए। अच्छा नजीब भाई, ये बताइए कि हमारे यहाँ जो है शायरी में औज़ान की तो जाहिर है कि बुनियादी चीज जो है वो औज़ान होते हैं, ये जो नसरी नज़म का तड़का लगा है हमारे अदब के अंदर, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि यही मुस्तकबिल की जो है तरक्की का वो है, अदब की तरक्की का, या ये बस ऐसे ही है? गुजारिश ये है कि आपकी जात के अंदर एक रिदम मौजूद है, और जब आपके में एक रिदम है तो वो रिदम, तो उस रिदम के हवाले से आप जब भी लिखेंगे वो वजन में होगा। और ये जो नसरी शायरी का जहाँ तक ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि ये इसकी इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं होगी मुस्तकबिल में, ये अपनी बहुत जल्द ये दम तोड़ देगी, ये जो नसरी नज़्म है, जो मैं समझता हूँ। सही। अच्छा, ये जो एक चीज कहते हैं कि शायरी में वहदत तासुर जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। अब दो चीजें हैं, एक तो ये कि जो गजल मुसलसल है उसमें भी वहदत तासुर मौजूद होता है, और जो नज्म है उसका भी मरकजा जो है वो वहदत तासुर। आप क्या समझते हैं, आप क्या क्या तफरीक करेंगे इन दोनों के दरमियान? मैं समझता हूँ जी कि अगर आप पीछे गालिब को देखें तो उसके पास कई गजलें ऐसी हैं जो एक मुसलसल एक लड़ी में पिरोई हुई हमें दिखाई देती है, और जो है नज्म, आज़ाद नज्म जो है, इसमें आदमी को मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है, पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक उसको बिल्कुल जोड़ के रखना पड़ता है, उसमें ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं होती कि आप इधर उधर कहीं भटक जाए। जबकि गज़ल के शेर में आपको ये आसानी हासिल है कि आपने एक शेर कह दिया तो दूसरा शेर आपने अगर 2 दिन बाद भी कह दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो गज़ल जो मुसलसल गज़ल होती है वो आज भी लोगों में ज़्यादा तासर छोड़ती है, जो एक ही सिटिंग में लिखी जाए और जो एक ही रॉ में आप कह दें वो अगर लिखी जाए तो ज़्यादा तब आपको तस्कीन देती है। ये तो आप नज्म की बात कर रहे हैं ना, मैंने ना गज़ल के हवाले से भी कह रहा हूँ जी जी कि गज़ल भी मुसलसल गज़ल जो होती है वो भी आपको ज़्यादा तस्कीन देती है दूसरी गज़ल के अलावा। अब जो नज्म जो है, जिसका मैंने जिक्र किया
कि पहले मिसरे से आखिरी मिसरे तक उसमें तवज्जो देनी पड़ती है, उसके साथ साथ लिख पढ़ना पड़ता है। तो गजल जो वो जो नज्म है, गजल जो है वो अगर मुसलसल गजल होगी तो उसमें भी आपको नज्म जैसा ही तासक मिलेगा और वैसी ही आपको वो अप्रिसिएशन भी मिलेगी और आपको वो ज्यादा तस्वीर का बायस होगी आपके लिए। अच्छा नजीब साहब, आपके 4 मजमूए आए हैं, तो चारों मजमूए क्या सिर्फ गजल के मजमूए हैं कि या ये नज़म और गजल दोनों पे मुश्तमिल है? ये मेरे जो 3 शेर हैं, 3 मजमूए हैं, ये तो गजल और नज्म पे मुश्तमिल है। लेकिन मेरा जो चौथा मजमूआ है गजल, वो एक लंबी नातिया नज्म है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे तक वो आती है। और इस दौरान जितने पैगंबर आए जो और जो उन्होंने जो जो पैगाम दिए और किस तरह इंसान ने तरक्की की और किस तरह उसके इखलाक में और उसके रवैये में बेहतरी आती चली गई, उसका मैंने उस नज़्म में जिक्र किया है। तो क्या ये एक यानी कि इसको हम तवील नज़म कह सकते हैं? या कैसे गया है। और क्या ये जो खालिद अहमद ने एक जो उसकी किताब आई थी तशबीह, ये उसी अंदाज की किताब है? नहीं नहीं नहीं, खालिद अहमद के जो तशबीह किताब थी वो कसाइद है जो खालिद साहब ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊपर लिखे थे। ये जो मैंने जो नहीं देखिए, मैं जो इसलिए कह रहा था कि जो कसीदा है, कसीदे से जब वो पर्शियन में आया, पर्शियन से जब उर्दू की तरफ उसने रुजत की, तो उस वक्त जो तशबीह का हिस्सा था वो नज्म की शक्ल इख्तियार कर गया। तो मैं उस रेफरेंस से कह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि जी उनकी वो जो है। तो आप जरा इसकी वजाहत कीजिए। मैंने ये अर्ज किया है कि ये नज्म शुरू होती है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जी, और इस दौरान जो वाक़यात हुए और जो पैगंबर तशरीफ लाए, मैंने उनका जिक्र किया, उस जमाने का जिक्र किया, उस जमाने के लोगों का रहन सहन जो है वो कैसा था, उनके साथ उनके हुक्मरान कैसे सलूक करते थे और जो अंबिया अलैहिस्सलाम थे वो क्या पैगाम लेकर आए थे और उन्होंने इंसान की बेहतरी के लिए क्या क्या काम किए, मैंने तो ये जिक्र किया है। अच्छा, ये जो आपकी किताब है ये कितनी ज़खामत रखती है? ये मेरा ख्याल है कोई 150 सफा। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान में जो तवील नज़मों का तजर्बा हुआ है उसमें तवील तरीन नज़म है। मैंने बाकी जो तवील नज़में मेरे देखिए बहुत सारे लोगों ने लिखी। अभी मैं एक शायर नवीद मलिक था, उसकी किताब छपी थी तवील नज़म की है, वो कोई तकरीबन 40 सफ़े पे मुश्तमिल है उसकी नज़म, लेकिन उसने जो उसका फैलाव किया हुआ है तो वो बुनियादी तौर पे 25-30 सफ़ात की नज़म है जिसको फैला के 40 सफ़ात को कर दिया। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने तवील नज़में लिखी हैं, तो उस रेफरेंस से पुराने शायरों में तो बहुत सारों ने जो है ये तवील नज़में लिखी हैं, लेकिन अब के जो शायर लिखने वाले हैं उसमें मेरा ख्याल है कि ये शायद जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये एक तवील नज़म में से एक बड़ी नज़म है। हाँ जी हाँ, मैंने जो जब लिखना शुरू किया था ये नज़म तो मेरे ज़हन में नहीं था कि ये इतनी तवील हो जाएगी जितनी वो हो गई है। तो नहीं तो तवालत भी तो देखे ना कि आदम से आपने शुरू किया और हजूर के तालीमात तक जब आप अब लेके आएंगे तो वो जितनी नस्ल इंसानी की तवालत है उससे उसके लिहाज से तो ये मुख्तसर नज़म। अभी आप ठीक कहते हैं। अब मैं जब उस किताब को कभी कभी खोल के पढ़ता हूँ तो मुझे कई जगह पे महसूस होता है
कि यहाँ पे ये भी होना चाहिए था, ये तृष्णा की इस रह जगह गई। पे ये भी होना चाहिए था, ये रह गया है, ये रह गया है, ये मैं सोचता रहता हूँ। और मैंने इसका जिक्र भी अपने अपने दोस्त नवीद सादिक से किया था कि यार देखना, नवीद सादिक भी माशाल्लाह बहुत अगर अच्छा कहीं- काम कर रहे हैं। उनके जो जी। एक रिसाले के मुदीर हैं हाँ जी। और बहुत कुछ हैं जो है अपनी इंजीनियरिंग के साथ साथ जो है वो शायरी भी खूबसूरत कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताऊं, जी जी। लेकिन नवीद सादिक साहब ने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया अदल गोगरी नज्म के हवाले से कि ये कहा यहाँ पे कुछ रह गया है या इसमें कुछ ये कमी। असल में जो जो जब तक आप कंपैरिजन ना करें, जब तक नवीद सादिक साहब आपकी उस किताब के ऊपर कोई तफसीली मजमून नहीं लिखते, तो जब वो तफसीली मजमून लिखेंगे तो उसका कंपैरिजन करेंगे वो तवील नज़मों के साथ, और जब वो तवील नज़मों के साथ उसका तकाबुल करेंगे तो फिर जो है ना उसमें से एक चीज उभर के सामने आएगी कि ये आपने क्या लिखा है और कि आपने इसमें कितनी बड़ी चीज लिख दी है। तो ये जो चीज है ये मेरे लिहाज से नवीद सादिक को इसके ऊपर एक तवील नज़म लिखना, एक तवील मजमून लिखना चाहिए। नवीद साहब ने एक मजमून तो लिखा है। नहीं देखिए वो लिखे होंगे, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ना वो तकाबुल के साथ जब आप लिखेंगे ना, मैंने जैसे भी जिक्र किया कि जी जो तवील नज़मों में से एक नज़म है ये, तो उस लिहाज से वो जो मुख्तलिफ लोगों ने तवील नज़में लिखी हैं, आपके हमअसर लोगों ने और या दूसरे ऐसे लोग जो आपसे थोड़े से सीनियर हैं या आपके हम असर हैं, उन्होंने जब तवील नज़में लिखी हैं तो उसके कंपैरिजन में जब वो उसके ऊपर उसका जायजा पेश करेंगे तो वो एक बेहतरीन चीज होगी, आप बता सकेंगे कि वो कि आपकी जो तवील नज़म है ये किस मुकाम पे खड़ी। बस ये तो लोग फैसला करेंगे जी। वो मैं आपको फैसला करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं तो एक गुफ्तगू कर रहा हूँ। अच्छा, आप अब एक गजल हमें और सुना दीजिए, फिर उसके बाद हम कुछ और गुफ्तगू। गजल है जी के पेड़ थे छांव बिछाने के लिए, पेड़ थे छांव बिछाने, पेड़ थे छांव बिछाने के लिए, लोग आते रहे जाने के लिए। वाह वाह वाह। पेड़ थे छांव बिछाने के लिए, लोग आते रहे जाने के लिए, दे मुझे ज़र्फ हरी पोरों का, दे मुझे ज़र्फ हरी पोरों का, फूल में संग में फूल खिलाने के लिए। वाह वाह। दे मुझे ज़र्फ हरी पोरों का, संग में फूल खिलाने के लिए, और ईंट गारे की जरूरत ही नहीं, ईंट गारे की जरूरत ही नहीं, ईंट गारे की जरूरत ही नहीं, कोई दीवार उठाने के लिए। वाह वाह। कोई दीवार उठाने के लिए ईंट गारे की जरूरत ही नहीं, कोई दीवार उठाने के लिए, और कोई दीवार उठाने के लिए, गुफ्तगू पर ये खुला सबके पास, गुफ्तगू पर ये खुला सबके पास, एक कहानी थी सुनाने के लिए। वाह। गुफ्तगू पर ये खुला सबके पास, एक कहानी थी सुनाने के लिए। छत पे आई थी कभी एक लड़की, छत पे आई थी कभी एक लड़की, धूप में बाल सुखाने के लिए। वाह वाह। धूप में बाल सुखाने के लिए। क्या इश्क क्या शेर है, क्या क्या आपका हुस्न इश्क है जो अब झलक पड़ा है शायरी में। जी जी। देखिए, सिर्फ पर ही नहीं काफी होते, सिर्फ पर ही नहीं काफी सिर्फ होते, पर ही नहीं काफी होते, आसमां पर नजर आने के लिए। वाह वाह वाह। आसमां पर नजर आने के लिए सिर्फ पर ही नहीं काफी होते, आसमां पर नजर आने के लिए। और बाढ़ खींची थी हर एक संत नजीब, बाढ़ खींची थी हर एक संत नजीब,
फुर्सते दश्त बचाने के लिए। वाह वाह वाह। बाढ़ खींची थी हर एक संत नजीब फुर्सते दश्त बचाने के लिए। अच्छा नजीब साहब, ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि जो आपके मास्टर शोरा हैं, उन्होंने आपकी शायरी को तस्लीम किया? तो गुजारिश है कि कोई किसी के मानने या ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखिए हफीज जलंधरी ने भी तो कहा था ना कि बड़े जोरों से मनवाया गया हूँ, तो आपने तो बड़े जोरों से नहीं मनवाया, आप तो खुद अपनी शायरी की बुनियाद पर माने गए हैं ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक होता है कि तहसीनी लबो लहजा होता है मास्टर की तरफ से कि नजीब अहमद जो है वो अच्छा और बड़ा शायर है, एक होता है कि तो यार नजीब अहमद की शायर, तो दो मुख्तलिफ रवैये होते हैं। तो आप तक दोनों में से कौन सा रवैया ज्यादा अंदाज में पहुंचा? वो जो आपने कहा ना, नहीं तहसीन लोगों ने की है मेरी शायरी की और मेरे उठने बैठने की या क्या नहीं जिंदगी बसर करने के हवाले से मेरी मेरी जो मैं समझता हूँ कि सभी शायर जो यहाँ पे इस वक्त लिख रहे हैं वो मुझसे बेहतर है सब शायर। बस मैं सिर्फ यही बात अर्ज करूंगा। अच्छा ये बताइए कि ये जो आपने बेतहाशा जाहिर है कि क्या, या कि आप सिर्फ ये बताइए कि क्या शायर को अच्छी शायरी करने के लिए दूसरों को पढ़ना चाहिए? बिल्कुल मुताला करना चाहिए। अच्छी शायरी का यहाँ पे सवाल नहीं है कि वो अच्छी शायरी करने के लिए उसको अपनी तहजीब पढ़ने के लिए, अपने जज्बों को सुधारने के लिए, अपने आप को शाइस्तगी अता करने के लिए उसे मुताला करना चाहिए। और वही जो जब उसमें शाइस्तगी पैदा होगी, उसके रवैये में तहजीब आएगी, तो फिर वो उसके शेरों में भी दर आएगी। वही शाइस्तगी, वही तहजीब वो फिर उसके कलाम में लोगों को नजर आएगी और जो लोग जो है वो उसके लिखे हुए को अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, आखिर में मुझे ये बता दीजिए कि आप किसी शायर से मुतासिर हैं, चाहे वो कदीम जमाने का शायर हो या जदीद या आपका हमअसर? लेकिन जी मैं इकबाल से बहुत मुतासिर हुआ था, अब भी हूँ, लेकिन इकबाल जो है ना वो मुझे लिटा देता है। मैं जब उसको पढ़ता हूँ तो उसके बाद मैं 10-15 रोज तक ना खुद लिखने के काबिल होता हूँ ना कोई और चीज पढ़ने के मुझे पसंद आती है। सही, लिहाजा मैं बहुत कम इकबाल को हाथ लगाता हूँ। सही। क्योंकि मैंने जब उसे शुरू में पढ़ना शुरू किया था तो इकबाल साहब ने मुझे बेपनाह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। और उस वक्त खालिद अहमद जो था, मैं इकबाल के मिसरों पर अपने मिसरे लगा के तो खालिद को सुनाया करता था। तो उसने भी मुझे कहा कि तुम यार इकबाल को कम पढ़ा करो, तुम्हारी शायरी पे इसका बहुत पढ़ना, हमारी ओरिजिनलिटी जो है वो जो है वो खराब हो रही है। इसलिए मैं गालिब जो है वो मुझे बहुत तस्कीन देता है और उसके पढ़ने के बाद मैं अपने आप को बड़ा एनर्जेटिक और फील करता हूँ और मेरा जी चाहता है शेर कहने के लिए जब मैं उसको पढ़ता हूँ। नहीं तो आप कासमी साहब की सोबत में बहुत अरसा आपने गुजारा है, क्या कासमी साहब की शायरी ने आपको मुतासिर नहीं किया? कासमी साहब बहुत, देखें जी, अगर आप अपने हम मसलों से मुतासिर होने लगेंगे और उनका रंग अगर आपकी शायरी पर आएगा तो ये मैं समझता हूँ कोई मुनासिब बात नहीं। सही। तो इसलिए वो कासमी साहब को बहुत गौर से सुना, पढ़ा
उनके पास बैठे, उनसे बहुत कुछ सीखा। और उन्होंने जो एक बात कहा करते थे कि ये मेरे और खालिद के बारे में, कि ये दोनों ऐसे शायर हैं कि हैं तो बहुत 224 घंटे ये साथ रहते हैं, लेकिन इनकी शायरी में बेपनाह फर्क है। वो अपने मिजाज का शायर है, ये अपने मिजाज का शायर है। तो मैं जिसके साथ 24 घंटे रहा करता था, अगर मैं उससे मुतासिर नहीं हुआ तो मैं नदीम साहब से कैसे मुतासिर हो सकता? सही सही सही। अच्छा, एक सवाल जो कासमी साहब के ही हवाले से मैं पूछना चाह रहा था कि कासमी साहब शायर भी हैं, कासमी साहब अफसाना निगार भी हैं, तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था कि दोनों सिन्फों में से कासमी साहब का फन जो है वो किस में ज्यादा बेहतर है? मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों ही चीज है, लेकिन किस में? मेरे हिसाब से वो शायर बहुत बड़े हैं, वो अभी डिस्कवर नहीं हुए नदीम साहब। उनको मेरा ख्याल है कि लोगों ने कोई ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया या ज्यादा उनको तफसील से पढ़ा नहीं है, वो लोगों को खुले नहीं है अभी तक। वैसे वो बहुत बड़े शायर हैं और एक दिन आएगा कि लोग उनकी अजमत का एतराफ करेंगे। तो नजीब भाई, आखिर में एक गजल इख्तितामी तौर पर पढ़ दीजिए ताकि उसके बाद हम अपने नाजरीन से इजाजत लें। अगर आप मुनासिब समझे तो एक नज़्म पढ़ देते। जी जी जी, नज़्म नज़्म सुना दीजिए। नज़्म का उन्वान है सफीराने गरज। वाह। सुना है सर के बालों में सफेदी घर उतर आए, तो रब्बे लम यजल हरफे गुजारिश रद्द नहीं करता। वाह वाह। सुना है सर के बालों में सफेदी घर उतर आए, तो रब्बे लम यजल हरफे गुजारिश रद्द नहीं करता। मेरे बच्चे बड़े लगने लगे हैं, मेरे बच्चे बड़े लगने लगे हैं। वो अब घर से निकलते वक्त इतनी बात करते हैं, दुआ कीजिए कि रब्बे रहम हम पर रहम फरमाए। वो अब घर से निकलते वक्त इतनी बात करते हैं, दुआ कीजिए कि रब्बे रहम हम पर रहम फरमाए। सरे सहराए मुश्किल अब्रे आसानी बरस जाए, सरे सहराए मुश्किल अब्रे आसानी बरस जाए। कोई एक भी नहीं ऐसा कि जो मुझसे मेरे बारे में कुछ पूछे, कोई एक भी नहीं ऐसा कि जो मुझसे मेरे बारे में कुछ पूछे। फकत 2-4 पल ही पास बैठे, गुफ्तगू के पानियों से सर्द पड़ते पेड़ को सरसब्ज कर जाए। मेरे कोई एक भी नहीं ऐसा कि जो मुझसे मेरे बारे में कुछ पूछे। फकत 2-4 पल ही पास बैठे, गुफ्तगू के पानियों से जर्द पड़ते पेड़ को सरसब्ज कर जाए। वो अपनी नाक से आगे कहाँ कुछ देखते हैं, वो अपनी नाक से आगे कहाँ कुछ देखते हैं। उन्हें मेरी जरूरत अब नहीं है, उन्हें मेरी जरूरत अब नहीं है, मगर बाजों में चकराती सफेदी की बदौलत, मगर बालों में चकराती सफेदी की बदौलत इन सफीराने गरज ने मुझे घर में दुआओं के लिए रखा हुआ है। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत नज़म, बहुत खूबसूरत नज़म। नजीब भाई, आपने अदबिस्तान के स्टूडियो में तशरीफ लाकर अदबिस्तान के प्रोग्राम रूबरू में शिरकत की। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और लोगों को आप तक आपका कलाम पहुंचा, आपकी गुफ्तगू पहुंची, आपने सैर हासिल गुफ्तगू की। आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया।